प्रिय विद्यार्थियों, आज जैसा कि आप देख रहे हैं एकाधिकार में कीमत के निर्धारण अथवा फर्म के साम्य या फर्म के संतुलन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसमें आप देखेंगे कि एक एकाधिकारी साम्य जो है या एकाधिकारी में कीमत और उत्पादन की जो रीतियाँ हैं, किस माध्यम से हम कहते हैं कि एकाधिकारी अपने कीमत का निर्धारण करता है और कितनी वस्तु में वो अपने उत्पादित मात्रा को बेचना पसंद करता है। तो इसके लिए दो विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। पहला है कुल आगम तथा कुल लागत रीति, जिसको हम टोटल रेवेन्यू और टोटल कास्ट मेथड कहते हैं। इस मेथड को प्रोफेसर मार्शल ने दिया है। वास्तव में इस रीति के अनुसार जिस स्थान पर जो टोटल रेवेन्यू वक्र है और जो टोटल कास्ट वक्र है, इनके बीच की जो जितनी अधिक दूरी होगी, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं एस टी में सबसे अधिक दूरी है, दोनों के बीच का जो अंतराल है सबसे अधिक है, वहाँ पर एकाधिकारी को अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि आप देखेंगे कि कास्ट यहाँ सबसे कम है, मिनिमम है, यानी एमटी कास्ट लग रही है, जबकि हमको रेवेन्यू कितना हो रहा है, एसएम मिल रहा है। इतनी हमको क्या है, अपन बताएंगे कि टी आर मैक्सिमम कहाँ पर है, सबसे अधिक टी आर मैक्सिमम कहाँ पर हो रहा है, तो उत्पादन जब क्या है हम ओ एम करते हैं तब। और यहाँ पर टीसी बताइए मिनिमम है क्या, कहोगे बिल्कुल ओ एम पर मिनिमम भी है। इसलिए क्या होगा, जो पर कैपिटा यानी पर यूनिट प्रॉफिट जो है ना, पर यूनिट प्रॉफिट जो है वो सबसे अधिक कब प्राप्त होगा, तो कहोगे जब एकाधिकारी ओ एम तक उत्पादन करता है। तो चूंकि टीसी और टीआर के बीच का गैप अधिक है, टीआर मैक्सिमम है और टीसी मिनिमम है, तो क्या इस स्थिति को हम साम्य की स्थिति कह सकते हैं, जहाँ पर सबसे अधिक प्राप्त हो रहा है लाभ। तो आप देखेंगे कि ऐसी स्थिति में दिखता जरूर है कि यहाँ पर कैपिटा इनकम जो है, पर यूनिट जो प्रॉफिट है वो सबसे अधिक है, किंतु वास्तव में हम देखेंगे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो चित्र पहला मैंने बनाया हुआ है, ये टोटल रेवेन्यू और टोटल कास्ट को बतलाता है। टोटल रेवेन्यू कर्व जो है वो ओरिजिन या मूल बिंदु से प्रारंभ होकर के इस प्रकार जा रहा है और ये थोड़ा सा बाद में झुक जाता है। इसी प्रकार जो टोटल कास्ट कर्व है, जैसे जैसे उत्पादन करेंगे पहले थोड़ा कम होगा, उसके बाद फिर धीरे धीरे जब उत्पत्ति ह्रास नियम लगता है या ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। अब यहाँ दो कंडीशंस होती हैं, उस बात को समझना है कि कभी भी कोई फर्म, एकाधिकारी फर्म संतुलन की स्थिति में कब होगा। ये क्लासिकल मेथड की बात हम कर रहे हैं, पुराना मेथड है। तो पहला टर्म्स होता है कि जहाँ पर टी आर इक्वल टू टी सी हो। तो आप देखेंगे कि टी आर टोटल रेवेन्यू और टोटल कास्ट कहाँ पर बराबर है। तो आप देखेंगे बिंदु ए जहाँ एक दूसरे को क्या है टच कर रहे हैं, तो ये ए पर एक दूसरे के बराबर होंगे। उसी प्रकार बिंदु बी भी ऐसा है जो कि टी आर और टोटल कास्ट यानी टोटल रेवेन्यू और टोटल कास्ट यहाँ पर भी बराबर हैं। क्या इस बिंदु पर जब ओ एम पर रखे थे तो कहोगे नहीं सर, टोटल कास्ट यहाँ पर मिनिमम है जबकि टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम है। तो ये बिंदु जो है कभी भी इक्विलिब्रियम के पॉइंट को नहीं बताएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच पर्याप्त अंतर है। तो संतुलन कहाँ होगा, तो पहली शर्त थी कि जब दोनों एक दूसरे के बराबर हों। कौन कौन, टोटल रेवेन्यू और टोटल कास्ट। तो ए और बी ये दो ही बिंदु ऐसे हैं जो एकाधिकारी संतुलन की बात करते हैं। लेकिन जैसे ही हम सेकेंड टर्म्स की बात करते हैं, उसमें ये बतलाया जाता है कि टोटल कास्ट जब टोटल रेवेन्यू को नीचे से काटे, कट फ्रॉम बिलो, नीचे से काटे। आप देख रहे हैं कि बिंदु ए पर ये टोटल कास्ट है, ये ऊपर से काट रहा है, इसलिए बिंदु ए संतुलन का बिंदु नहीं होगा। क्योंकि यदि यहाँ पर हम संतुलन की बात करते तो हम ये बताते कि ओ एम तक का, ओ एम वन तक का उत्पादन करना चाहिए एकाधिकारी को, क्योंकि यहीं पर क्या हो रहा है, उसको दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। क्या, तो कहोगे नहीं टी आर इक्वल टू टी सी तो फुलफिल हुआ, लेकिन जो टी सी कर्व है वो टी आर को ऊपर से काट रहा था, तो ये संतुलन का बिंदु नहीं होगा। क्योंकि यहाँ अगर उत्पादन बंद कर देता है कोई एकाधिकारी, तो उसको सिवाय, क्योंकि कास्ट आप देख रहे हैं ऊपर है और रेवेन्यू नीचे है, तो यहाँ पर तो केवल घाटा ही घाटा हुआ। ओ एम वन तक अगर उत्पादन करता है कोई एकाधिकारी तो उसको केवल घाटा ही होगा। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ाता जाता है, आप देख रहे हैं प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर जैसे वो प्रोडक्शन लेवल ओ से बढ़ा करके ओ एम तक का करता है, तो उसका पर कैपिटा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो जाता है। अगर हम यहाँ पर उत्पादन बंद कर दें तो आप देखोगे कि हमको जो प्रॉफिट जो है इतना प्राप्त हो रहा है, इतना प्रॉफिट हम प्राप्त कर पाएंगे अगर हम यहाँ पर उत्पादन बंद कर देते हैं तो। लेकिन जो सेकेंड टर्म्स था कि नीचे से काटे, तो आप देखेंगे कि ये टीसी कर्व, टी आर वाले कर्व को ये नीचे से बिंदु बी पर काट रहा है, यानी जो बिंदु बी है वो वास्तव में यही इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा, यही संतुलन का बिंदु है एकाधिकारी में,
क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों टर्म्स फुलफिल हो रही हैं, टी आर और टी सी एक दूसरे के बराबर है। दूसरा, टी सी वक्र टी आर को नीचे से यहाँ पर काटता है। तो यहाँ तक आप उत्पादन करेंगे, जब कोई एक अधिकारी OM2 तक उत्पादन करता है, इतना उत्पादन करेगा, ये जो बचा वाला हिस्सा है ये भी लाभ, यानी टोटल ये पूरे के पूरे लाभ को प्राप्त कर सकेगा। तो आपने देखा कि संतुलन की स्थिति क्या होती है। तो संतुलन की स्थिति वह आदर्श स्थिति होती है जब किसी भी एक अधिकारी को अधिकतम लाभ प्राप्त हो। तो आप देखेंगे कि अगर OM1 तक का अगर करते हैं तो कहोगे बिल्कुल नहीं, यहाँ पर तो केवल हानि हुआ था। और शुरू में उत्पादन करने से अगर हम कास्ट अधिक हो रहा है, रेवेन्यू कम हो रहा है और उत्पादन हम डर के मारे बंद कर दें तो हम इफ़िशियंट प्रोड्यूसर नहीं होंगे, एक कुशल उत्पादक नहीं होंगे। इसलिए हमको और आगे उत्पादन बढ़ाना चाहिए। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ाएंगे हमारे पास इफ़िशियंसी आती जाएगी, दक्षता आती जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि कंडीशन ऐसी आई कि सबसे अधिक मितव्ययी कंडीशन थी OM1 तक का, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख रहे थे कि टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम थी जबकि टोटल कास्ट मिनिमम थी और सबसे अधिक प्रति इकाई लाभ हम यहाँ पर प्राप्त कर रहे थे। यहाँ पर 3 प्रश्न यहाँ पर प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है, नेट सेट में या असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में, कि बताइए कि कोई एकाधिकारी प्रति इकाई सबसे अधिक लाभ किस उत्पादन स्तर पर प्राप्त करेगा। तो आपका आंसर होगा OM1 पर। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि संतुलन का बिंदु कौन सा होगा इसमें, A, B, E, S की T। तो आप बताएंगे B होगा, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों ही टर्म्स फुलफिल हो रही हैं। तीसरा प्रश्न ये है कि जब TR और TC एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी यहाँ पर बिंदु A और बिंदु B ये दोनों ही बिंदु क्या कहलाते हैं, जहाँ पर टोटल कास्ट और टोटल रेवेन्यू एक दूसरे के बराबर होते हैं, ये कहलाता है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट, जिसको हम सम विच्छेद बिंदु कहते हैं, समान विच्छेद बिंदु। ये भी कहते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि सबसे महत्वपूर्ण बात ये था कि सम विच्छेद बिंदु कौन सा है। तो कहोगे A और B दोनों ब्रेक इवन पॉइंट है, लेकिन इक्विलिब्रियम पॉइंट A है कि B है, तो कहोगे B है, क्योंकि दोनों ही टर्म्स यहाँ पर लागू हो रहे हैं। और सबसे अधिक माने लाभ अधिकतम कब होगा, कुल लाभ अधिकतम कब होगा, तो कहोगे जब संतुलन की स्थिति रहेगी। और ये इतना आधा एरिया लाभ का हम लेकर के अगर शांत होना चाहेंगे तो हम एक अच्छे एक अधिकारी नहीं कहलाएंगे। इसलिए हमको उत्पादन का स्तर पूर्ण रूप से बढ़ा करके OM2 तक का करना पड़ेगा। यहाँ पर TC रेखा TR को नीचे से काटी भी, उसके बराबर भी, और यही संतुलन का बिंदु है और ये पूरे लाभ के एरिया को हम प्राप्त कर पाए। तो ये जो विचार है प्रोफेसर मार्शल का था, लेकिन इसकी आलोचना इस बात को लेकर के होती है कि ये टोटल कॉन्सेप्ट जो है टोटल रेवेन्यू और टोटल कास्ट पर आधारित है। इसीलिए इस सिद्धांत को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया डॉक्टर श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के द्वारा, और उन्होंने इसको सीमांत विश्लेषण रीति का नाम दिया। बिल्कुल इसी प्रकार की संकल्पना यहाँ पर भी है। यहाँ पर हम सीमांत आगम और सीमांत लागत की बात करेंगे। सीमांत शब्द जो है इकोनॉमिक्स में आधुनिक अर्थशास्त्रियों की बात कराता है। तो यहाँ पर हमको देखना है कि जहाँ भी सीमांत की बात कर रहे हैं यानी हम आधुनिक अर्थशास्त्र की बात करते हैं। अब यहाँ पर देखना है कि जो जॉन रॉबिन्सन हैं वो क्या बतलाती हैं। तो आप बताएंगे कि यहाँ पर सीमांत रीति का प्रतिपादन में हमको देखना है सबसे पहली जो टर्म्स हैं, यहाँ की जो टर्म्स होंगी, टर्म्स एंड कंडीशन, वो क्या है पहली, वही कि पहला कंडीशन है AMR रेखा MC के बराबर हो। तो आप देखेंगे कि बिंदु A और बिंदु B दोनों पर MC रेखा AMR के बराबर हैं। तो दोनों ही बिंदु शट डाउन ब्रेक इवन पॉइंट कहलाएंगे, क्योंकि दोनों ही स्थिति में ब्रेक इवन पॉइंट ये दोनों ही समविच्छेद बिंदु हैं। प्रश्न वही है जैसा कि हमने क्लासिकल समय में बताया था कि क्या OM1 पर उत्पादन बंद कर दिया जाए। तो कहोगे नहीं सर, अभी तक का कास्ट ज़्यादा है, अभी हमको एक भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ है, तो क्या हमको उत्पादन का स्तर और बढ़ाना चाहिए। तो आप देखेंगे इस विधि में भी जब अगर हम OM तक उत्पादन करते हैं तो यहाँ पर जो आप कास्ट है मिनिमम है ना T से, और जो रिवेन्यू है वो मैक्सिमम है। तो प्रति इकाई जो लाभ है के लिए वही बिंदु जो यहाँ पर भी प्राप्त हुआ था। यहाँ पर भी MCMR कॉन्सेप्ट जो है मार्जिनल एनालिसिस मेथड जो है उसमें भी यही बात है कि प्रति इकाई जो लाभ है एक अधिकारी को OM उत्पादन पर प्राप्त होता है। लेकिन जो दूसरी टर्म्स आएंगी फिर से आप बताएंगे कि MC रेखा AMR रेखा को नीचे से कट करे, कट फ्रॉम द बिलो, नीचे से काटे।
तो यहाँ पर पुनः आप देखेंगे कि बिंदु बी है जो नीचे से काट रहा है, यहाँ ऊपर से काटा था, यानी संतुलन का बिंदु जो होगा वो यही होगा, बिंदु बी। तो ये संतुलन का बिंदु है, क्योंकि संतुलन के बिंदु से ही हम देखेंगे कि प्राइस का डिटर्मिनेशन होगा और हम आगे की बात करना पसंद करेंगे। इस प्रकार आप देखते हैं कि दो टर्म्स आपने देखा था, दोनों में वही संकल्पना थी, एक जगह बस ये बताया गया। यहाँ पर भी अगर प्रश्न पूछा जाए कि बताइए प्रस्तुत चित्र में ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा है, ए एस टी बी, तो आप ए और बी दोनों बतलाएंगे। इक्विलिब्रियम का पॉइंट जो है, संतुलन का बिंदु कौन सा है, तो आप बताएंगे कि बिंदु बी संतुलन का बिंदु है। पूछा जाएगा कि सीमांत विश्लेषण में सबसे अधिक लाभ प्रति इकाई किस उत्पादन स्तर पर प्राप्त हो रहा है, तो आप बताएंगे OM पर, है ना, क्योंकि यहाँ पर टोटल रेवेन्यू और टोटल कास्ट के बीच का अंतर सर्वाधिक है। और जो पूर्ण लाभ जो उसको प्राप्त करना है, तो केवल आधा लाभ नहीं, हमको पूरा लाभ लेना है। हम एकाधिकारी हैं, हमको मैक्सिमम प्रॉफिट प्राप्त करना है, तो संतुलन के बिंदु तक हमको उत्पादन करना होगा। और ऐसी कंडीशन में हम देखेंगे कि पूरा लाभ का एरिया एक कुशल एकाधिकारी प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार आज आपने देखा कि एकाधिकार में कीमत का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, इसकी दोनों विधियों को देखा। इसमें ड्रॉबैक ये था कि ये सिर्फ कुल लागत और कुल आगम पर बेस्ड था, जबकि आधुनिक विचारधारा है जो कि श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के द्वारा दिया गया है, वो मार्जिनल कास्ट और मार्जिनल रेवेन्यू पर बेस्ड था। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।